अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक्नोसर्फ तुर्की इस्तांबुल और बालरियम लॉ ग्रुप इस्तांबुल ऑफिस में खुश आमदीद है। मेरा नाम ताहिर बशीर है। आज मैं एक डिटेल से वीडियो डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का मकसद ये है कि विज़िट वीज़ा को अप्लाई करने से लेकर तुर्की में आकर रेजिडेंसी परमिशन हासिल करने तक या कारोबार करने तक का तफसीली प्रोसेस क्या है, या प्रॉपर्टी ख़रीदने का तरीक़ाकार क्या होता है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, टाइमलाइन क्या है, पैसे किस तरह आने हैं, रेजिडेंसी परमिट का क्या ख़र्चा होता है, ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ आपको आज मैं इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। ये शॉर्ट वीडियो नहीं होगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगी इंशाल्लाह ताला। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स, अपनी बायोग्राफी एम्बेसी को देनी होती है। एक्सक्यूज़ मी। चूँकि आप एक दूसरे मुल्क में विज़िट वीज़े के लिए जा रहे हैं, विज़िट का मतलब होता है घूमने फिरने के लिए, सैर व सयाहत के लिए। पाकिस्तान में भी किसी दूसरे सिटी में विज़िट करने जाएं, या गर्मियों में मरी या पदरियाटा या केपी के जाएं, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। सिमिलरली आप तुर्की की एम्बेसी को या किसी भी कंट्री को जब विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप बताते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं। पैसे बताने के लिए, पैसों का डिक्लेयर करने के लिए आपके पास ये अमाउंट है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? इट डिपेंड्स कितने आप मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, या एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है। एम्बेसी ये कहती है कि आपके पास रिटर्न टिकट के पैसे होने चाहिए। अगर आप 5-10 दिन वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो आपके होटल की बुकिंग के पैसे आपके पास होने चाहिए। प्लस आप एक अच्छी कंफर्टेबल लिविंग ऑलरेडी गुजार रहे हो, आपको एक सेट इनकम ऑलरेडी आ रही हो, चाहे वो कारोबार से आ रही हो, चाहे वो बिजनेस से आ रही हो, चाहे वो जॉब से आ रही हो। ठीक है, तो एम्बेसी इस बेस पे असेस करती है कितने पैसे होने चाहिए, कितनी की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। आपकी क्या, अगर आप बताएं कि आप बिजनेसमैन हैं, छोटे स्केल के बिजनेसमैन है, तो आपके टैक्स रिटर्न से ये चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि आपकी माहाना इनकम 1.5-2 लाख रुपए है, तो आपको इसी हिसाब से टैक्स भी पे किया होना चाहिए। ठीक है, बोगस बातें करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को देंगे, वो वेरीफाई नहीं होगी, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर आप कहें कि आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं और आप 10,000 रुपये भी नहीं कमा रहे सालाना, तो इट मेक्स नो सेंस। तो इस चीज़ को लॉजिकली आपने इक्वल करना है और अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। किसी अच्छे कंसल्टेंट की खिदमत हायर करेंगे, वो आपको भी ये सारी चीज़ें बता देगा। ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है, एयरलाइन टिकट के ऑफिस में जाएं, किसी भी ट्रैवलिंग एजेंट, एयर टिकट एजेंट के पास जाएं, वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कर देगा। होटल की बुकिंग कीजिए, होटल की बुकिंग पे कर दें। अगर आपने 10-12 दिन से ज़्यादा का वीज़ा लेना है, तो आप कोई भी होटल की बुकिंग जो भी करेंगे, उस होटल की बुकिंग को आपने फुली पे कर देना। आपने फॉर्मेलिटी बुकिंग नहीं करनी। अगर आपको ज़्यादा मियाद का विज़िट वीज़ा चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा का चाहिए, महीने का चाहिए, तो बुक अ फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑनलाइन मिल जाता है और उसका स्टे आप पे कर दें। ठीक है, तो वो आपकी कंफर्म उतने देर का वीज़ा मिल जाएगा। डेफिनेटली आपकी बैंक स्टेटमेंट अभी भी मैटर करती है। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा, मेरे ख्याल में वीज़ा के लिए अभी तक इतनी बात जो मैंने की वो क्लियर हो गई है। गैरेज फेडेक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अनातोलिया ऑफिस खुला उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस 16,000, 14,000, 14,500, 16,500 रुपये ऑलमोस्ट इतनी है। ठीक है, एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तुर्किश एम्बेसी की वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है, और फिर फेडेक्स वालों की, अनातोलिया वालों के सर्विस चार्जेस होंगे। ना 10 से 15 दिन मैक्सिमम के अंदर अंदर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है और आपको वीज़ा मिल जाता है इंशाल्लाह। बहुत से लोगों को मिल जाता है, जिन लोगों को नहीं मिलता वो लेटर ऑन दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा मिल गया, यहाँ पर आके क्या करना है? सबसे काम जो सबसे पहले लोगों को कॉमन सेंस होती है, TRC लेनी। TRC है क्या? TRC इज टूरिस्टिक रेजिडेंसी कार्ड। आप अपने आप को यहाँ पर आकर टूरिस्ट डिक्लेयर करते हैं। आप अगर बिजनेस वीज़ा लेकर आएंगे, बिजनेस विजिट वीज़ा लेकर आएंगे, आप बताएंगे आप कारोबारी बंदे हैं और कारोबारी टूर के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर बिजनेस विजिट वीज़े की बेस के ऊपर बिजनेस विजिट वीज़े पर एंटर होने के बाद तुर्की में अपने आप को टूरिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। मीन्स आप टूरिज्म रेजिडेंसी कार्ड नहीं ले सकते, जो सबसे ज़्यादा चीप ऑप्शन है तुर्की में, आप वो नहीं ले सकते। वाई? क्या आप पाकिस्तान से ये कह के वीज़ा लेके आए, यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर कमिंग हियर फॉर द बिजनेस पर्पस, तो यू कैन नॉट से हियर, जब आप यहाँ पर आए हो ये नहीं कह सकते कि मैं टूरिस्ट हूँ जी, अब मैंने टूरिज्म की बेस पर रेजिडेंसी परमिट लेना है। विजिट वीज़ा थोड़ी मियाद के लिए है, आपको यहाँ पर दाखिल होने का विजिट परमिट मिल गया, अब यहाँ पर रहने के लिए आपको रेजिडेंसी परमिट चाहिए। रेजिडेंसी परमिट क्या होता है? रेजिडेंसी परमिट होता है कि आप यहाँ पर
किस लिए रहना चाह रहे हैं। आप इमिग्रेशन को डिक्लेयर करते हैं अपनी सिचुएशन कि मैंने यहाँ पर क्यों रहना है, मैंने तुर्की में क्यों रहना चाहता हूँ। जो लोग टूरिस्ट के वीज़े पर आते हैं वो लोग TRC या टूरिज़म रेजिडेंसी कार्ड या टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर देते हैं, तो उस पर वो अपने आप को टूरिस्ट डिक्लेयर करते हैं। सो वो टूरिज़म की बेस पर ले रहे हैं। जो लोग बिजनेस परमिट, बिजनेस विजिट वीज़े पर आएंगे वो लोग यहाँ पर आकर बिजनेस परमिट ले सकते हैं। बिजनेस परमिट उस बंदे को मिलेगा जो यहाँ पर बिजनेस पर्सन बन जाएगा। बिजनेस पर्सन कैसे बनेंगे, वो एक कमर्शियल लाइसेंस या कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद वो बनेंगे। उसकी बेस पर आप रेजिडेंसी एप्लीकेशन ले सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप विजिट वीज़े पर आए, आपको यहाँ पे किसी स्टडी में, किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, उस एडमिशन, उस आपके कोर्स की बेस पर, आपके स्टडी की बेस पर आपको स्टडी परमिट मिल जाएगा। इट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ रेजिडेंसी एप्लीकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी। यानी ऐसा रेजिडेंसी एप्लीकेशन होगा, ऐसे रेजिडेंसी कार्ड होगा जो कि स्टडी की बेस पर होगा ना। अब आपने यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट की बेस पर भी रेजिडेंसी एप्लीकेशन ले सकते हैं, रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी परचेज करनी है, विजिट वीज़े पर आए और आप प्रॉपर्टी परचेज करें। विजिट वीज़े पर आने का टाइम, चूँकि विजिट वीज़े का टाइम बहुत थोड़ा है, तो आते साथ चूँकि आप आएंगे विजिट वीज़े पर आएँ तो अपनी TRC टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर लें। जब टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करेंगे तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस टाइम के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें, प्रॉपर्टी परचेज कर लें और उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बिहाफ पर भी आप रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर लेते हैं। ये सारी बातें मैंने इसी चीज़ को आगे मज़ीद डिटेल में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले ये है कि TRC या टूरिज़म की बेस पे जो रेजिडेंसी परमिट 1 साल या 2 साल के लिए जाता है उसका क्या एक्सपेंसेस है। टूरिज़म TRC लगती होती क्या है, किस तरह की इसकी शक्ल होती है, कैसे वो होती है, वगैरह वगैरह, क्या फॉर्म क्या होता है, ABC। रेजिडेंसी एप्लीकेशन की इस किस्म की इसकी शनाख्त होती है, मतलब इस किस्म की दिखती है। जिस वक्त हम बनाएंगे, बनाने के बाद उसके बाद सिस्टम के अंदर इसका एक PDF फॉर्म बनेगा, उसका प्रिंट आउट निकल आएगा। ये एक रेजिडेंसी एप्लीकेशन का खाका है। रेजिडेंसी एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, अगर मैं थोड़ा सा क्लोजअप करूँ तो ये आपको एक नज़र आ रहा है। इट इज़ लाइक रिवर्स है। ये 2 साल की फ़ीस पे हुई है 961 TL, यानी तकरीबन 1000 तुर्किश लीरा। और उसके साथ ये एक फ़ीस पे हुई है 110 तुर्किश लीरा। अपोजिट नज़र आ रहा है चूँकि रिवर्सल कैमरा है, दैट इज़ वाई मिरर है। तो रेजिडेंसी एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए कितना ख़र्चा आता है, ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई हैं, इट मीन्स ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। एक रेजिडेंसी परमिट की फ़ीस है, एक रेजिडेंसी कार्ड की फ़ीस है। जैसे नादरा का शनाख्ती कार्ड है, कार्ड की फ़ीस हो और गवर्नमेंट को उस कार्ड को प्रोसेस करने का कोई सिस्टम और उसकी फ़ीस हो, 2 अलग चीज़ें होंगी। इस तरह ये 2 अलग चीज़ें, ये है सिर्फ रेजिडेंसी परमिट की अपनी फ़ीस। अब इसकी मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है, मज़ीद इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये अप्लाई करने के लिए आपके पास तुर्की में एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हो। हेल्थ इंश्योरेंस कितने की होती है, कैसे होती है? हेल्थ इंश्योरेंस इस किस्म की होती है, इसके लिखा हुआ है सिगोरता, बेसिकली उल्टा नज़र आ रहा है। 1 साल का जो सिगोरता है, 1 साल की जो इंश्योरेंस है, दैट विल कॉस्ट मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द एज मिनिमम 250 तुर्किश लीरा। ठीक है। हम चूँकि लोग हमसे, आप लोग टेलीफोन पर मुझसे राब्ते में रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं जी रेजिडेंसी परमिट की कितनी एप्लीकेशन है, क्या कॉस्ट है, वगैरह वगैरह। मैं बताता हूँ $400। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि $280, $300 या $250 गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, $150 हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है, तो हम टोटल $400 चार्ज करते हैं। लोग कहते हैं जी यहाँ पे तो ये जी 1000 तुर्किश लीरे में काम हो रहा है, आप क्यों इतने ज़्यादा ले रहे हैं? ठीक है ब्रदर, वो आपके साथ वो क्यों कहते हैं, ठीक, वो आप जिसने जो बंदा भी आपको ऐसी बात बताता है वो क्यों बताता है। रेजिडेंसी एप्लीकेशन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है ई-इकामत, उसके ऊपर फिल की जाती है। जब हम उसके ऊपर फिल करते हैं, आपका डाटा सारा एंटर हो रहा है। आप खुद भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप खुद क्या नहीं कर सकते, आप इंश्योरेंस पॉलिसी खुद नहीं बना सकते। आपके पास उनका एक सिस्टम होना चाहिए, या आप इंश्योरेंस के ऑफिस में जाएंगे, वो आपको इंडिविजुअली अगर दे सकते हो तो वो देंगे। कुछ ऐसी एजेंसी ज़रूर देते हैं, नहीं तो हम आपको करके देंगे। जो लोग आपको 1000 तुर्किश लीरे में या $200 में एप्लीकेशन करके दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जस्ट ये 250 तुर्किश लीरा इंश्योरेंस की पॉलिसी की कॉस्ट है। शायद है तो रिवर्सल, लेकिन यू विल गेट अ फेयर आइडिया।
250 लीरा या 350 लीरा की जो इंश्योरेंस उन्होंने आपकी एज के हिसाब से बनाई है, उसके ये मस्ट है अप्लाई करने के लिए। उन्होंने सिर्फ ये पैसे लिए हैं आपसे, यही अप्लाई किए, उसके साथ आपका डाटा डाल के उन्होंने आपको ये वाला प्रिंट आउट दे देना। ना उन्होंने आपकी 1000 टेला फीस अदा की है, ना उन्होंने 110 तुर्किश लीरा आपके कार्ड की फ़ीस अप्लाई की। उन्होंने जस्ट 250 तुर्किश लीरा का एक्सपेंस किया और आपसे 1000 लीरा ले लिया और आपसे कहें चले जी जाएँ। जिस वक्त हम ये एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, इस एप्लीकेशन को लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट में आने के लिए, डिपार्टमेंट में हाज़िर होने के लिए एक अपॉइंटमेंट देता है, उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट टाइम। इस्तांबुल में अपॉइंटमेंट टाइम या इस्तांबुल जैसे बड़े दीगर शहरों में अपॉइंटमेंट टाइम बड़ा ताख़ीर से मिल रहा है। क्राउडेड, इज़ वेरी क्राउडेड, स्पेशली कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हुई हैं। दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट देयर मेस बट इट इज़ टेकिंग टाइम। यूजुअली इस्तांबुल में इस वक्त मिनिमम 90 डेज़ का वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन इट कैन गो अप टू 180 डेज़। देयर इज़ नथिंग लाइक प्रॉमिसिंग, कोई गारंटी नहीं है। तो जिस वक्त जिस बंदे ने आपसे 1000 तुर्किश लीरा लिया है, जब आप ये एप्लीकेशन लेके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि भाई इसकी फ़ीस की आपने फ़ीस पे की, इसकी रसीद लेके आओ। डेफिनेटली जिस भी एजेंट से आपने काम करवाया, अगर वो लॉयर नहीं है, अगर वो प्रॉपर फर्म नहीं है, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप भागे जाएंगे और वहाँ पे अलग से पे करें। जब आप वो पे करके आएंगे तो आप दोबारा फिर जाके लाइन में लगेंगे, बिकॉज देन यू हैव टू वेट फॉर द क्यू। हर दफ़ा 3-4 घंटे का आप इंतजार करें। अब वो आपको कहेंगे भाई आपके तुर्किश पासपोर्ट की ट्रांसलेशन किधर है, आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन किधर तुर्किश लैंग्वेज में, विच इज़ लुक लाइक दिस। ठीक है, सारा कुछ चूँकि मिरर नज़र आ रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन एनीवे यू विल गेट द आइडिया। ये बच्चे की हमारा क्लाइंट है, उसके पासपोर्ट कॉपी है, इट इज़ लाइक यू नो तुर्किश ट्रांसलेशन एंड इट शुड बी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। आप गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप ये करवाएंगे, आप फिर भागे जाएंगे, जी मैंने तुर्किश ट्रांसलेशन कर लिया, आपका इस पर कोई खर्चा नहीं हुआ, 40-50 लीरे लगे। तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर कहेगा ब्रादर तुर्किश ट्रांसलेशन बट नोटरीफाइड ट्रांसलेशन, इट शुड बी विद द नोटरी स्टेप। तब आप दोबारा फिर नोटरी के डिपार्टमेंट में जाएंगे। इस सारे काम में आपको 3 दिन आपके लग चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने ये पेज ट्रांसलेट करवाया, 40-50 लीरा उसने ले ली और आपने कहा जी अभी भी 1000, चलो कोई बात नहीं, 100-200 और लीरा लग गया, कोई बात। नाउ यू विल गो टू द नोटरी डिपार्टमेंट। नोटरी डिपार्टमेंट में क्या है, ठीक है जी आपका ट्रांसलेटर, ये आप जिससे आपने ट्रांसलेटर करवाइए, क्या ये सर्टिफाइड ट्रांसलेटर, उसकी स्टैंप उनके पास रजिस्टर्ड है? अगर नहीं है रजिस्टर्ड, देन यू विल फाइंड अगेन ट्रांसलेटर और उससे दोबारा पासपोर्ट ट्रांसलेट करवाएंगे। ये इन लोगों के लिए जो जॉब पूरी नहीं करते उनसे प्रोसेस करवाते हैं, और एवरी स्टेप पर आपके मल्टीप्लाई बाय 5 डेज वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है। दोबारा आप अगर वो सही है तो वेल एंड गुड है, नहीं सही है तो आपको दोबारा ट्रांसलेशन करवानी। दोबारा ट्रांसलेशन करवाने के बाद फिर दोबारा आपने उसी डिपार्टमेंट में आना, गवर्नमेंट के नोटरी डिपार्टमेंट में। एंड ये काम अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ तो ये एक वाटर स्टैंपिंग टाइप का एक इस तरह का स्टैंप लगता है, डेट लगती है, तर्जुमा नोटरी ये वो फलां, इधर स्टैंप लगेगी, इधर स्टैंप लगेगी, इस तरह करके ये होगा। अब ये एक पेज को ऐसा करने के लिए कम से कम 200 तुर्किश लीरा या 160 तुर्किश लीरा, अगर आप इंडिविजुअल जाएंगे तो 200 तुर्किश लीरा, अगर कोई कंपनी होगी जिसका काम उस नोटरी के साथ चलता है तो वो 160 लीरा। ये एक पेज का। इस तरह के कम से कम 2-3 पेजेस आपको चाहिए। ठीक है, ये चले, ये आपके पासपोर्ट के साथ लगे। नाउ आप रेजिडेंसी परमिट आपने अप्लाई किया, इट मीन्स कि आप यहाँ पर रह रहे हैं या रहना चाहते हैं। कहाँ पे रहेंगे? जहाँ कहीं पे आप रह रहे हैं उसका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आपके नाम पर होना चाहिए, और अगर आपके नाम पर है, वो आपने अपने रेजिडेंसी एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, किसी दोस्त भाई के साथ मिलकर रह रहे हैं, उसका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर होगा। अब आपके नाम पर तभी होगा जब आपने अकोमोडेशन ली होगी। अब अकोमोडेशन आपने ले ली है, अकोमोडेशन लेने के बाद आपने उसको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट को अगेन उसको भी नोटरी करवाना। इट शुड बी विद द नोटरी स्टैम्प। एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के कम से कम 4-5 पेजेस होते हैं, हर पेज का 200 टेला या 200 तुर्किश लीरा या 160 तुर्किश लीरा आपको फिर चार्ज होगा। नाउ दीज आर द एक्सपेंसेस विच विल बी एडिंग अप इनटू योर एप्लीकेशन। ये सारे काम होने के बाद जब आपकी ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने आपने कम से कम, ये 4 महीने वेट किया, अपॉइंटमेंट पे गए, इमिग्रेशन के पास गए, ऑब्जेक्शन लगी हैं, सारे पैसे पे किए हैं, ये सारा कुछ करते कराते आप दोबारा से $350-400 वैसे ही पे कर दें, बल्कि शायद ज़्यादा ही पे करें।
हम ये सारा काम पहले दिन से कर देते हैं और उसके साथ आपकी एप्लीकेशन रेडी करके आपके लिए तैयार करके रख देते हैं, आपके हाथ पकड़ा देते हैं कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू विल बी देयर, वी विल आल्सो बी देयर। हम भी वहाँ पर होंगे और हमारा कोई वकील, हमारी कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय जो वकील होगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपके साथ जाएगा, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होती है तो आपके साथ एक एसोसिएट मौके पर मौजूद हो जो आपका मसला हल कर देगा। आई एम श्योर के रेजिडेंसी एप्लीकेशन जस्टिफाई हो गई होगी। हम जिस तरह एक स्विफ्ट प्रोसेस करते हैं उसके अंदर $260-280 के करीब एक्सपेंस हो जाता है, सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। $150 हम अपनी सर्विस चार्जेस लेते हैं। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि आप हमें हमारे $150 हमारी कंसल्टेंसी पे कर दें पर पासपोर्ट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जहाँ जहाँ पे एक्सपेंस हो रहे होंगे आप अपने हाथ से पे करते जाइएगा। नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर। आपको जल्दी रेजिडेंसी एप्लीकेशन लेनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप 4-5-6 महीने के लिए वेट नहीं करना चाहते, तो हम किसी और म्यूनसिपैलिटी में किसी और सिटी में रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इट्स लीगल। उसके लिए वहाँ पर आपके पास अकोमोडेशन होगी, आप वहाँ पर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से एक्सपेंसेस होते हैं, जाना आना, वहाँ की नोटरी के एक्सपेंसेस और होंगे, डिफरेंट होंगे, ट्रांसलेशन के डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे वगैरह वगैरह। बट समहाउ इट वर्क्स लिटिल बिट फास्टर, क्योंकि इस्तांबुल की जो म्यूनसिपैलिटी है, इस्तांबुल की जो बल्दिया है, इस्तांबुल का जो इमिग्रेशन ऑफिस वेरी मच क्राउडेड। इन अदर सिटीज़ इट इज़ नॉट एज मच क्राउडेड, तो वहाँ पर जल्दी काम पॉसिबल हो सकता है, 1-1.5 माह के अंदर हो जाता है। ये हो गया रेजिडेंसी परमिट, वीज़ा और रेजिडेंसी परमिट। अगर आपने यहाँ पर आके प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, व्हाट विल यू डू? आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आइए। यहाँ पर तशरीफ़ लाने के बाद आप प्रॉपर्टी, बेपनाह प्रॉपर्टीज़ हैं, इस्तांबुल में भी हैं, इस्तांबुल से बाहर में हैं, आप किसी भी प्राइस की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। सिटीज़नशिप के लिए प्रॉपर्टी की जो एसेट की वैल्यू है वो $2,50,000 होती है। सस्ती प्रॉपर्टी लेने पर सिटीज़नशिप नहीं मिलती। इमिग्रेशन के लॉ के मुताबिक अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, यू ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आफ्टर 5 years और 8 years यू कैन अप्लाई फॉर द इंडेफिनिट स्टे। 5 साल से 8 साल की मुद्दत के दरमियान में, या 5 साल या 8 साल के बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आप किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्विस ना हो, ठीक है। सिटीज़नशिप के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते। सिटीज़नशिप के लिए क्वालिफाई प्रॉपर्टी की बेस पर आप तब करते हैं जिस वक्त आपके एसेट की वैल्यू, प्रॉपर्टी की बेस पर एसेट की वैल्यू $2,50,000 हो। प्रॉपर्टी किसी भी प्राइस की ख़रीदे, उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद 2 तरह के टैक्सेस, 2 तरह की आपको और फीस देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे 4% गवर्नमेंट की ड्यूटी है, 2% सेलर देता है, 2% बायर देता है। यूजुअली सेलर पे नहीं करता, वो कहता है आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो ओके यू पे दिस प्राइस, 4% टैक्स आप दे, मैं नहीं देता। 3% आपसे प्रॉपर्टी डीलर लेगा। व्हाट वी विल डू, व्हाट कैन वी डू? हम क्या चार्ज करते हैं? हम $1,500 लेते हैं, $1,500 चार्ज करते हैं। उसके अंदर हम आपको प्रॉपर्टी आपकी चॉइस के मुताबिक फ़िल्टर आउट करके देते हैं इस्तांबुल में, और उनको आपके लिए इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टी को करके देते हैं, प्रॉपर्टी की तसल्ली करते हैं, इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स का नहीं है, टैक्स के वाजबात बकाया नहीं है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फॉरेनर इसको ख़रीद सकता है। याद रखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अगर गवर्नमेंट की किसी तनसीबात के आसपास हैं तो वो फॉरेनर के लिए ख़रीदना अलाउ नहीं है, चाहे आप सिटीज़नशिप के लिए भी ले रहे हो, ठीक है। उसके लिए या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ख़रीदने आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको प्री अप्रूवल चाहिए, स्पेशली विलाज में या सेमी डिटैच हाउसेज में या डिटैच हाउसेज में जो लैंड के साथ आते हैं, उसको ख़रीदने के लिए आपके पास अप्रूवल भी होना चाहिए। अप्रूवल लेने का एक प्रोसेस है, हम जानते हैं, हम ये काम भी करते हैं। हम सर्टिफाइड वैल्यूएशन भी करके देते हैं आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए, ताकि कोई आपको ओवरचार्ज ना करें। हम लॉ फर्म भी हैं और अकाउंटेंसी की सर्विसेज, कंसल्टेंसी वगैरह, लीगल, पुलिस, कोर्ट मैटर्स के सारे मामला, ये सब कुछ देखते हैं इस्तांबुल में। ये प्रॉपर्टी के हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग हो गई है। इन जनरल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। प्रॉपर्टी आप कहीं से भी ख़रीदें, कहीं से भी लेना चाहें ले सकते हैं। उसको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए हमारी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। आप $40-50 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको महफूज बनाने के लिए $1,500 हमें पे कीजिए। हम आपकी सरमायाकारी को महफूज बनाएंगे और यकीन दहानी कराएंगे कि आपको, आप हमारे कहने और हमारी काउंसलिंग के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पैसे ख़राब नहीं होंगे और आपका सारा प्रोसेस जो है वो लीगल भी रहेगा और महफूज भी रहेगा इंशाल्लाह। वर्किंग वीज़ा, तुर्की का वर्किंग वीज़ा क्या होता है? तुर्किश वर्क परमिट लेने के लिए एक तुर्की का लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इस किस्म में से होता है। अगेन इट्स रिवर्सल बट यू विल गेट द फेयर आइडिया। इसके ऊपर
ये साइन करना ज़रूरी है। ये साइन करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका एम्प्लॉयर आपको जारी करता है। आप वर्क वीज़ा ख़रीद नहीं सकते मिडल ईस्ट की तरह। यहाँ पर वीज़ा बेचने की पॉलिसी नहीं है। वीज़ाज आर नॉट फॉर सेल, यू कैन नॉट परचेज वीज़ा। वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो आप फ़ी पे करें, आपको वीज़ा एम्बेसी से मिल जाएगा। एम्प्लॉयर आपके लिए वीज़ा लेता है। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपका रेजिडेंसी परमिट और आपका वर्क परमिशन कार्ड वगैरह सारा कुछ प्रोसेस होकर आपको मिल जाता है। सोशल बेनिफिट्स आपके इसमें शामिल होते हैं। आपकी सैलरी के साथ आपको फ्री एजुकेशन आपके बच्चों के लिए, आपको फ्री मेडिकल, आपके बच्चों को फ्री मेडिकल वगैरह सारा ये आपके एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयर की जानिब से आपको मिलता है। और आपकी रिटायरमेंट सैलरी भी इसमें काउंट होती रहती है। और जब आप जॉब से क्विट करेंगे तो आपको वो जो आपने सोशल बेनिफिट्स वगैरह पे किए हैं, अगर आप मुल्क छोड़ के वापस जा रहे हैं, तुर्की से बाहर जा रहे हैं, मुस्तकिल जा रहे हैं, जितने भी सोशल बेनिफिट्स आपकी जगह पे हुए हैं आप उसको वापस क्लेम भी कर सकते हैं। विजिट वीज़ा के लिए इनविटेशन इट इज़ पॉसिबल। अगर आप बिजनेसमैन हैं या पर्सनल हैं, अगर आप बाय पर्सन बाय इंडिविजुअल विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन प्रॉपर्टी खरीदने की, तो हम एज ए लॉ फर्म आपको इनवाइट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं जो इंडिविजुअली ऑन द सर्विसेज विच यू विल रिक्वायर, वी विल डू दैट। दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ सैम्पल इन्विटेशन लेटर दैट वी आर ऑलरेडी इशूइंग टू आवर मैनी कस्टमर्स जो यहाँ पर आके प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको रियली बिजनेस इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक अदर आप पाकिस्तान से जाने के लिए आपको शेंजन कंट्रीज़ में आप कहते हैं जी विजिट वीज़ा मुझे इनविटेशन के बगैर नहीं मिलेगा। तुर्की के विजिट वीज़े के लिए इनविटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ कुछ ऐसी ट्रांसलेशंस होती हैं आपके केस में वो मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी रेजिडेंसी एप्लीकेशन बिजनेस की बेस पे है उसकी कॉस्ट मुख्तलिफ है। बिजनेस बेस पे रेजिडेंसी एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है वो कम से कम $550 पर पर्सन पर ईयर। 2 साल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो $650 है। सिमिलरली अगर आपने प्रॉपर्टी की बेस पे रेजिडेंसी एप्लीकेशन अप्लाई करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो प्रॉपर्टी की बेस पर रेजिडेंसी एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो कॉस्ट पर ईयर है वो $350 है 2 ईयर्स के लिए। और 1 ईयर के लिए जो आप रेजिडेंसी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वो $250 है पर ईयर पर पासपोर्ट पर एप्लीकेशन। गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस हैं। अगर आप प्रॉपर्टी हमारे थ्रू पे कर रहे हैं तो हम हमारे थ्रू आपने परचेज़ की है, हमसे कंसल्टेंसी आपने ऑलरेडी ली है, हमसे हमें $1500 पे किए हैं, हमने आपको खिदमत दी है, तो हम दोबारा आपसे आपके रेजिडेंसी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लेंगे। जो गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंट चार्जेस होंगे आप वही पे करेंगे। वी वर्क वेरी फेयर। इसके अलावा कमर्शियल लाइसेंस, यहाँ पर आने के बाद आप बिज़नेस परमिट पर बिज़नेस विजिट वीज़े पर आ गए, शॉर्ट विजिट पे आ गए, आपने कंपनी इस्टेब्लिश करने क्या अखराजात हैं। $4000 कंपनी सेटअप के एक्सपेंसेस हैं। $4000 में हमारी कंसल्टेंसी फ़ी शामिल है, 1 साल के ऑफिस का किराया शामिल है जो कि स्मार्ट ऑफिस आपको ज़रूर रिक्वायर्ड होगा, कमर्शियल एड्रेस आपको रिक्वायर होगा, उसका मिनिमम जो किराया है वो $700 है। ये इसके अंदर शामिल है। आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेना शामिल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को सर्टिफाइड करवा के जमा करवाना शामिल है। आप लोगों के टैक्स नंबर शामिल है, कंपनी का वैट रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, पर्सनल टैक्स नंबर्स, कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाना, आपके साथ इमिग्रेशन के ऑफिस जाना, ये सारी सर्विसेज शामिल है। $4000 के साथ रेजिडेंसी एप्लीकेशन बिजनेसमैन के लिए सिर्फ $250 का एक्सपेंस है, अलग से नहीं है, सिर्फ $250 इसके अंदर एडजस्टेड है। नाउ आप 2 पार्टनर्स हैं, $5250 खर्चा है, उसमें आपके दूसरे पार्टनर का रेजिडेंसी कार्ड शामिल है। 3 पार्टनर हैं तो $6500 खर्चा है, 3 लोगों को रेजिडेंसी एप्लीकेशन इसके अंदर शामिल है। एक प्रॉपर्टी, अब वापस मैं आता हूँ प्रॉपर्टी के सब्जेक्ट के ऊपर। काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं मेरे ज़हन में मिक्स होते जा रहे हैं, मैं इसलिए साथ साथ इसको डिलीवर कर रहा हूँ ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है बट इट विल मेक मैनी थिंग्स क्लियर फॉर यू ऑल। प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं। एक प्रॉपर्टी $50,000 की है, 2 फैमिलीज़ मिल के ले सकते हैं, बिल्कुल मिल के ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ओनर है, उसके मियाँ बीवी 3 बच्चे हैं, दूसरा ओनर है मियाँ बीवी 4 बच्चे हैं, तो दोनों ओनर जो लेंगे अगर उनके बच्चे सबके 18 साल से कम उम्र रहेंगे तो दोनों फैमिलीज़ को सारे डिपेंडेंट्स के साथ रेजिडेंसी परमिट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स रेजिडेंसी परमिट्स की एप्लीकेशन की फ़ीस होगी जैसे मैंने पहले बताया है, $350 2 साल के लिए और $250 1 साल के लिए पर एप्लीकेशन पर पासपोर्ट, लेकिन सबका हो जाएगा। 4 लोग मिलकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं।
इस्तांबुल में ले सकते हैं या बाहर भी ले सकते हैं? बाहर भी ले सकते हैं, दूसरे सिटीज़ में भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। क्या आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर लैंड में दो तरह की लैंड आती है। एक ऐसी एग्रीकल्चर लैंड आती है जो गवर्नमेंट के पेपर्स में एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर्ड है, वो आप नहीं खरीद सकते। कुछ ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर नहीं है लेकिन उस पर एग्रीकल्चर हो रहा है, आप खरीद सकते हैं। सो देर आर मैनी अदर थिंग्स, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह यहाँ पर सेटल होना चाह रहे हैं। ओवरऑल अगर आप बिज़नेस के लिए यहाँ पर आते हैं, कमर्शियल लाइसेंस लें। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि फ़ास्ट फूड फ्रेंचाइज़ का काम बहुत अच्छा है। फ़ास्ट फूड की फ्रेंचाइज़ का जो निज़ाम है, फ़ास्ट फूड की फ्रेंचाइज़ की जो सिस्टम है, इट इज़ वेरी मच यूज़र फ्रेंडली, वेरी मच बिजनेस फ्रेंडली, और उस पर आपको वर्क परमिट भी मिलता है और 5 साल के बाद आप नेशनैलिटी भी क्लेम कर सकते हैं। फास्ट फूड की फ्रेंचाइज लाइक डोनर कबाब वगैरह की फ्रेंचाइज, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, कौन सा ब्रांड कितने में है, मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे अच्छी, सबसे मीडियम क्लास की फ्रेंचाइज कम से कम 2 लाख तुर्किश लीरा में मुमकिन है, जिसके ऊपर आपको एक रीजनेबल इनकम जो है वो एक्सपेक्टेड है। कौन सा ब्रांड है? देयर आर मैनी ब्रांड्स। कहाँ से देखना चाहिए? इस्कोरू योरम। इस्कोरू योरम इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर बिजनेस फोरम्स। उसके ऊपर हर ब्रांड अपनी फ्रेंचाइज को, अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज देने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को पब्लिश करता है। इस लाइक बिजनेस गूगल इंटर की तुर्किश लैंग्वेज में है। डेफिनेटली क्रोम पे ओपन कीजिए, अपने लैपटॉप पे ओपन कीजिए, मोबाइल पे वो ट्रांसलेट नहीं होगा। मोबाइल पे नहीं कीजिएगा, क्रोम पे, लैपटॉप पे खोलेंगे तो वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा, एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट इंसाइट्स अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। वहाँ से शुरू की जा सकती है। मज़ीद आप मुझसे काउंसलिंग हासिल कर सकते हैं टेलीफोन पे। मंडे टू फ्राइडे यूजली पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे दोपहर से लेके शाम 7 बजे तक मैं टेलीफोन कॉल सुनता हूँ। टेक्स्ट आप मुझे कभी भी कर सकते हैं। सैटरडेज आई एम वेरी बिजी रियली, उसमें मैं कॉल्स बहुत कम सुनता हूँ लेकिन टेक्स्ट पे जवाब हो जाता है। संडे मेरा ऑफ होता है। तो आप मंडे टू फ्राइडे मुझे रब्ता कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू एंड काउंसल यू और आपको बेहतरीन तरीके से जिस तरह भी मुमकिन हो सका मैं आपको आपकी नीड्स के मुताबिक गाइड कर लूँगा। हर क्लाइंट का अपना एक क्राइटेरिया है, हर क्लाइंट, हर आने वाले बंदे की अपनी एक दिलचस्पी है, अपनी एक उसकी एक इंटेंशन है, उसका अपना एक प्लान है। उसके मुताबिक आप मुझे डिटेल से ईमेल भी कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी डिटेल से ऑलमोस्ट ये हाफ एन आवर की वीडियो हो चुकी हुई है। इट्स ऑलमोस्ट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी जानिब से भरपूर कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करूं और ऐसी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूं जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर मेरे चैनल पर दिया हुआ है, बड़ा ईजी एक्सेसिबल हूँ मैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।